हेलो प्यारे बच्चों। सब बच्चे ठीक ठाक हैं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के बीच पिछले क्लास में थ्योरी हुआ था और वो थ्योरी था आपका दो सदिशों का योग। दो सदिशों का योग हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, जिसमें से हम लोगों ने देखा था दो नियम को हम लोगों ने देखा था। एक था त्रिभुज नियम, दूसरा था समांतर चतुर्भुज नियम। तो त्रिभुज नियम और समांतर चतुर्भुज नियम के द्वारा दो सदिशों को जोड़ा जाता था, जिसका थ्योरी हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब हम बच्चों को यहाँ पर उसके थ्योरी का कुछ स्पेशल केस देना है। अब उसमें स्पेशल बात, यहाँ पर एक छोटा सा बात आने वाला है जिसको हम लोग पढ़ेंगे। तो क्या आप लोग सभी तैयार हैं? तो चलिए आप सभी बच्चों का फिजिक्स का क्लास का कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स क्लासेस का यूट्यूब चैनल आप बच्चों का स्वागत करता है। इसमें से हम लोग अभी पढ़ना शुरू करते हैं स्पेशल केस। तो चलिए हम लोग तेज़ी से लिखना शुरू करेंगे। पहले लिखेंगे तेज़ी से 2-3 लाइन, तब फिर हम लोग उसका फिगर के साथ वर्णन सुनेंगे। तो यहाँ पर हमारा है स्पेशल केस। स्पेशल केस पर हम लोग चर्चा करेंगे और नंबर 1 में हम लोग इसमें देखेंगे, लिखने में आप लोग कंजूसी नहीं करेंगे, तेजी से लिखेंगे। अब समझाएंगे तो गौर से सुन के समझेंगे। तो यहाँ पर हमारा गप है, जब दो सदिश एक ही दिशा में हो तो दोनों के बीच का कोण थीटा बराबर 0 डिग्री होता है और दोनों का योग अलजेब्रिक सम का पालन करता है। अलजेब्रिक सम का पालन करता है और दोनों सदिशों का परिणामी सदिश महत्तम रिजल्टेंट वेक्टर मैक्सिमम होता है। इस लाइन को लिखकर आप लोग 2 बार पढ़ेंगे मने मन जोर से। जल्दी से इसको लिखिए। जितने भी बच्चे अभी क्लास में जुड़े हैं ऑनलाइन में, सभी बच्चे जल्दी से लाइक कीजिए। धमाकेदार क्लास होने वाला है और ऐसी जानकारी आपको होने वाली है, जब तक आप साइंस पढ़ेंगे तब तक ये जानकारी आपको मदद करेगा। तो थोड़ा गंभीर होके, जो भी बच्चे जहाँ भी जुड़े हैं एकदम गंभीर होके क्लास को सुनेंगे। आइए इसको हम लोग समझना शुरू करते हैं।
इसको आप लोगों ने पढ़ लिया। आपको कहा गया कि गंभीर होकर सुनेंगे और पढ़ेंगे, जरा सा भी दाएं बाएं इधर उधर नहीं देखेंगे। जो भी अभी घर में मोबाइल देख रहे होंगे, ऐसा नहीं कि सामने मोबाइल है और बाएं दाएं गैया बलवा को देख रहे हैं। ठीक है, समझ में बात आया? एक बंद कमरे में बैठकर कॉपी कलम निकाल कर मोबाइल रख कर सामने बैठकर कॉपी कलम से लिखिए और अपने बात को पढ़ाई कीजिए, पूरा हॉरिजॉन्टल स्क्रीन करके पढ़िए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर जो लाइन लिखा हुआ है उसको हम लोग, यहाँ पर लिखा हुआ है जब दो सदिश, टू वेक्टर्स एक ही दिशा में, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन इसको बोलेंगे। सेम डायरेक्शन में हो तो दोनों के बीच का एंगल थीटा बराबर कितना होता है? 0 डिग्री होता है। और दोनों का योग, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, अलजेब्रिक सम का पालन करता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इस लाइन को गौर से दिमाग में हिट करना है कि सर हम बच्चे लोगों ने आज तक यही सुना था वेक्टर क्वांटिटी अलजेब्रिक सम का पालन नहीं करता है, लेकिन यहाँ पर लिखा गया है कि अलजेब्रिक सम का पालन करता है। इसीलिए तो कहा गया है स्पेशल केस। क्या कहा गया है? हाँ, जनरल नियम कुछ होता है, उस नियम में कुछ विशेष बातें होती है, उसी को हम लोग कहेंगे स्पेशल केस। जनरल नियम क्या होता है? वेक्टर अलजेब्रिक सम का पालन नहीं करता है, लेकिन मैं यहाँ कह रहा हूँ क्या पालन करता है। स्पेशल बात हो गया, लेकिन कंडीशन है सबसे पहले ऊपर में लिखा हुआ है कि दो सदिश सेम डायरेक्शन में हो। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, उसे दिमाग में हिट कराना है। आपसे बच्चों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रे बाबू टू वेक्टर का सम अलजेब्रिक सम का पालन कब करता है? एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जवाब आपके दिमाग में चला गया। ठीक है, कोई भी बैठते बैठ के नाखून उखून नहीं खोदेंगे, ध्यान बट जाता है। ऐसे स्टैंड में लगा के नहीं बैठेंगे, ध्यान बट जाता है। रीढ़ सीधा करके बैठेंगे और मोबाइल देखेंगे। ठीक है, अब दूसरी बातें यहाँ पर लिखा हुआ है कि दोनों सदिशों का परिणामी सदिश, इंग्लिश में कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। याद करो, इसको डिनोट करते थे वेक्टर आर से, याद है ना? रिजल्टेंट वेक्टर आर का मान मैक्सिमम, जिसका शुद्ध हिंदी होता है महत्तम होता है। अब इन सारी बातों को स्टेप बाय स्टेप प्रूफ किया जाएगा। तो चलिए मैं थोड़ा सा इसको अप करता हूं। अब इसको ढक दिया मैंने, जो लिखा हुआ था आप लोगों ने लिख लिया है। अब आप इसको फिगर के द्वारा समझिए। सर एक सदिश को मैं दिखा रहा हूं। अच्छा ये पहले बता दूं, ऐसे जो कॉपी में या कहीं पर फिगर रहता है बना हुआ, ये हम बच्चों को बताता है। क्या बताता है? इधर होता है ईस्ट, इधर होता है नॉर्थ, नॉर्थ का उल्टा साउथ, ईस्ट का उल्टा वेस्ट होता है ना? तो यदि मैं एक सदिश को यहाँ दिखाना चाहता हूँ, एक सदिश मेरे पास है वेक्टर ए, ये है तुम्हारा, तो क्या ये वेक्टर ए का पॉइंट आपका टेल होगा और ए का ये हेड होगा? सपोज कर लो कि इसका वैल्यू 8 है, ठीक है ना? और दूसरा वेक्टर जो लिए, ए का दिशा पूरब की ओर है और दूसरा सदिश जो मैं ले रहा हूं उसका भी दिशा हम पूरब ही दिखाते हैं और इसका नाम देते हैं बी। इसका मान मान लो कि 6 है, तो क्या बी का ये पॉइंट टेल हुआ कि नहीं हुआ और ये पॉइंट हेड हुआ कि नहीं हुआ? चलिए बहुत सुंदर बात। ट्रायंगल लॉ कहता था हेड पर टेल रखो। क्या यहाँ हेड पर टेल है? तब एक त्रिभुज बनाओ, ट्रायंगल बनाओ। क्या कोई उपाय आपके पास दिखता है कि त्रिभुज भी बनेगा? जब त्रिभुज बनेगा नहीं तो इसका जोड़ होगा कैसे? अलजेब्रिक नियम से होगा। आई बात समझ में? त्रिभुज बनेगा ही नहीं तो त्रिभुज नियम का पालन कैसे होगा? त्रिभुज नहीं बनने वाला है। क्लियर हुआ बात? यहाँ पर दोनों एक सरल रेखा में है। त्रिभुज बनने के लिए दूसरा सदिश को थोड़ा तिरछा होना चाहिए,
तभी वहां त्रिभुज बनने का चांस है। एक बात सेट हो गया कि यहाँ त्रिभुज नियम का पालन नहीं होगा। चलिए, अब यहां से मैं पूछ रहा हूं आपसे कि इन दोनों सदिशों के बीच का कोण थीटा बराबर कितना बोलोगे आप लोग? सभी बच्चों ने बोल दिया 0 डिग्री। कितना बोल दिया आपने? लेकिन कभी कभी कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है, लेकिन मुझे याद है कि पिछले क्लास में ही मैंने ये बात बताया था। फिर भी एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ। एक सदिश तर हमारा वेक्टर ए है और दूसरा सदिश हमारा वेक्टर बी ये है। तब ना यहाँ पर कुछ कोण बना है, तब तो ये कोण का मान कुछ 60 डिग्री होता है। तो रिजल्टेंट वेक्टर ये आर मेरा है कि नहीं है? यस सर। अब तुम बच्चे लोग ये सोचो विचार करके कि सर बी को थोड़ा और नीचे झुका देंगे, मतलब थीटा घटा कि नहीं घटा? तो देखो रिजल्टेंट का दिशा बदला कि नहीं बदला? तो पहले मान लो ये कोण तुम्हारा अल्फा था, अब ये अल्फा बदल गया। तो जैसे तुमने थीटा को घटाया, अल्फा भी घटा कि नहीं घटा? वेरी गुड। अब थोड़ा और नीचे कर दो तुम लोग, यहाँ पर इसको थोड़ा और नीचे कर देते हैं हम बच्चे लोग, और झुका देते हैं सर। तो देखो गौर से, आर में मेरा झुकेगा कि नहीं झुकेगा? सर ये झुक गया सर। अल्फा और छोटा हो गया, थीटा और छोटा हो गया। अब इस लाइन को उसी पर सुला देंगे। अब इस लाइन को, वेक्टर बी को एकदम सीधे में ला देंगे। जिस दिशा में हमारा ए है उसी दिशा में बी को ला देंगे। तो माय डियर बच्चों, रिजल्टेंट भी मेरा गौर से देखना, रिजल्टेंट भी मेरा उसी दिशा में हो जाएगा। खूब गौर से देख लो, इसमें कोई डाउट नहीं है। मतलब तुमने देखा कि जब मैंने थीटा का मान 0 कर दिया तो मेरा अल्फा भी क्या बन रहा है? यहाँ पर 0 बन रहा है सर। और अल्फा 0 का होने का मतलब क्लियर रूप से दिख गया कि परिणामी सदिश का दिशा यदि ये था तब ना अल्फा बना था। और जैसे अल्फा 0 सोच लेंगे तो इसका मतलब आर का दिशा ए के दिशा में होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पर स्पष्ट हो गया कि जब ए पूरब की ओर है और बी भी मेरा पूरब की ओर है तो गारंटी है कि दोनों के बीच का कोण थीटा कितना होगा? और थीटा 0 तो अल्फा भी, और अल्फा 0 होने का मतलब वेक्टर आर का दिशा वेक्टर ए के दिशा में हो जाए। कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हैं। अब देखो यहाँ पर साफ शब्दों में सर त्रिभुज का कोई चर्चा होता ही नहीं है। और जब त्रिभुज ही नहीं बना तो स्पष्ट है कि यह अलजेब्रिक सम का पालन करेगा। सेट हो गया बात मन में? यस सर। थोड़ा सा भी कोई झुपनी झुम नहीं मारेंगे, पूरा मन लगा के सुनेंगे, क्योंकि मैं बोला स्पेशल केस, और आप सारे बच्चों को पता है स्पेशल केस हमेशा थोड़ा सा अटपटा व्यवहार करता है। अब यहां पर विचार करता हूं मैं कि सर परिणामी सदिश, यहां पर मैं कहूंगा वेक्टर ए तथा वेक्टर बी का परिणामी सदिश, इंग्लिश वर्ड क्या है? रिजल्टेंट वेक्टर। वेक्टर आर बराबर मैं लिखने कहूंगा तो आप सभी बच्चों को दिमाग में सेट है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी लिखा जाएगा। और सभी बच्चों को यह भी दिमाग में सेट है कि सर इस आर में दो बातें होती है, परिमाण और दिशा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जल्दी बोलिए हाँ या ना। और ये भी आप लोगों को पता है गुरुजी कि परिमाण को निकालने के लिए आपके पास स्पेशल फॉर्मूला है। तो वही बात यहाँ पर मैं लिखने जा रहा था जो उधर फिर चला गया था। परिणामी सदिश का परिमाण मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, समझ रहे बात को? रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा? तो आप बच्चों के पास जवाब मालूम है, हमको पता है, आपको याद है। वेक्टर आर पर क्या लिखेंगे? मॉड देंगे। मॉड जैसे देंगे तो आर हो जाएगा। और आर का फॉर्मूला सारे बच्चों को याद है, √a² प्लस b²। वेरी गुड, आप सभी बच्चों को याद है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने एनर्जी दिया है।
तो यहाँ पर रूट अंडर, अब थीटा का मान आपने क्या देख चुका है, 0 डिग्री। थीटा का मान बैठाइए यहाँ पर, तो आपके पास एक नया चीज मिलने वाला है। गौर से देखिएगा, कॉस 0 डिग्री का मान सब बच्चों को याद है। कॉस 0 का वैल्यू, कॉस 0 डिग्री बराबर 1, और साइन 0 डिग्री का मान भी 0, सबको याद है। बहुत सुंदर बात, बहुत खुशी की बात। लेकिन यदि पूछ देते हैं कॉस 180 का मान, तो आधा बच्चा बोलता है, आधा नहीं है बोलता है। वहां पर खुशी नहीं, दुखी हो जाता है। तो चलिए, बहुत जल्दी 1-2 दिन के अंदर आपको वो क्लास दे रहे हैं हम, वो क्लास दे रहे हैं। शाम 7 बजे शुरू करेंगे, जो मैथमेटिकल टूल्स पूरे फिजिक्स में पढ़ने के लिए, चाहे 11th का फिजिक्स हो, 12th का फिजिक्स हो, जितने मैथमेटिक्स के फॉर्मूले का जरूरत है, वो सारे फॉर्मूले को बताऊंगा और उसका अप्लाई करके सिखाऊंगा फिजिक्स में कहाँ और कैसे अप्लाई होगा। बस 1 से 2 दिन के अंदर वो क्लास शाम में 7 बजे शुरू होने वाला है, ऑनलाइन। यस, इसलिए सारे बच्चे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी बजा दीजिए टनाटन करके। जो कोई भी क्लास का सूचना हो तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और आप तुरंत जुड़ के आंख कान मलते मलते तुरंत कॉपी कलम लेके निकाल के बैठ जाइए। तो cos 0 का मान 1 पुट कर दिया मैंने। तो जैसे पुट किया बाबू मेरे, r बराबर, इसका देखिएगा a प्लस बी का ये होल स्क्वायर हुआ। देखो तो गौर से। हाँ सर, ये काहे ना बोलेंगे हम लोग, ये तो सदियों से हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। गल्ला छाप के भी कोई बोलेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बोलो, तो मुझे आवाज निकल ही जाएगा कि निकलेगा कि नहीं। हाँ सर। अब इसके ऊपर रूट है सर, ये भी पता है कि रूट स्क्वायर गया। जल्दी बोलिए। तो आपको क्या मिला, a प्लस बी। मतलब यदि a का मान है 8, b का मान है 6, तो r का परिमाण लिखे तो a प्लस बी, a का परिमाण जोड़ b का परिमाण, तो डायरेक्ट 8 प्लस 6 बराबर 14। तो क्या अलजेब्रिक सम का पालन हुआ? यस सर, अलजेब्रिक सम का पालन हुआ। तो क्या स्पेशल केस हुआ कि नहीं हुआ? यही तो मुझे सीखना था, यही हमें सीखना था कि जब दो सदिश एक ही दिशा में होगा तो वह अलजेब्रिक सम का पालन करता है। अच्छा ये बताओ आप लोग कि दो चीज को जोड़ने पर जो आंसर आता है, उस आंसर को महत्तम बोलना चाहिए कि न्यूनतम? घटाने के बाद जो आएगा न्यूनतम, और जोड़ने के बाद जो आएगा महत्तम। तो यहाँ दोनों जुट रहा है कि घट रहा है? तो ये जो रिजल्टेंट होगा उसको कहेंगे महत्तम। हम हिंदी में नहीं लिखेंगे, मैक्सिमम लिखेंगे, कोई दिक्कत? तो यहाँ पर रिजल्टेंट आपका होगा मैक्सिमम। सब बात प्रूफ होगी आपका? यस सर। सर परिमाण तो बता दिया आपने, लेकिन यहाँ बोले थे परिमाण और दिशा, दो चीज खोजना पड़ता है। परिमाण को निकालने के लिए आपका फॉर्मूला यूज करके मैंने देख लिया। आज के बाद पूरे फिजिक्स की पढ़ाई करते समय जहां पर आपको ये दिख जाएगा कि दो सदिश सेम डायरेक्शन में है, वहां पर कोई त्रिभुज नियम का पालन नहीं होगा, डायरेक्ट उसको जोड़ देंगे अलजेब्रा की तरह और हमारा आंसर सही होगा। सुन पाया? तो स्पेशल केस हुआ ना। हाँ, त्रिभुज नियम का लफड़ा यहाँ पर नहीं है, लेकिन हम उसके भी फॉर्मूला से बनाएंगे तो वही आंसर आएगा। तो हम डायरेक्ट भी सोच लेंगे, इसको याद रख लेना है। आज के बाद हमेशा पूरे फिजिक्स में सब जगह डायरेक्ट इसको यूज करेंगे और आंसर लिखेंगे। तो जल्दी से नोट कीजिए, अब हम इसके डायरेक्शन पर फोकस करने वाले हैं। एकदम शांति से जल्दी जल्दी लिखिए। हो गया लिखा हुआ? चलिए जल्दी जल्दी करिएगा।
हमारे प्यारे प्यारे ऑनलाइन के बच्चे MSKHJM जो भी है मैसेज लिख लिख के खूब मिटा रहे हैं। एकदम लिखिए, जवाब दीजिए अच्छा से, लेकिन लिख के मिटाइए मत। लिख के मिटाने वाला चोर का लक्षण होता है। अच्छा विद्यार्थी सब कभी नहीं करता है। गलत हो गया मिटाइए मत, रहने दीजिए उसको। देखेंगे तो हम, और देखेंगे तो आपको बताएंगे कि आपसे ये छोटा सा गलती हुआ, दोबारा ऐसा गलती ना करें। क्या जी? मुन्ना कुमार, सुमित कुमार, राजकुमार लिखा हुआ हो गया गुरुजी। बाहर बहादुर, चलो बहुत अच्छा। जो भी बच्चे अभी क्लास में जुड़े हैं, एकदम लाइक करने में खुशी नहीं कीजिए। आप लोग लाइक कीजिए, जैसे जैसे लाइक करते हैं बस मेरा और एनर्जी बढ़ जाता है, 4 गुना एनर्जी हो जाता है। जितने भी बच्चे देख रहे हैं, जरूर जरूर अपने गांव घर में, समाज में, परिवार में जहां भी बच्चा पढ़ने वाला है, जो भागलपुर शहर नहीं आया है, उसको आप आराम से बता सकते हैं कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स क्लास बाय ललन कुमार। चैनल को सब्सक्राइब करके कहिए घंटी बजा लेने के लिए, और घंटी में भी ऑल वाला बजाइए। तो कोनो चीज बजाएंगे तो वहां आवाज चला जाएगा कान में तुरंत। हो गया? चलिए अब यहां पर देखिएगा, दिशा पर चर्चा करूंगा। किस पर चर्चा करूंगा? दिशा पर। अब यहां देखने में, चित्र से देखने में लग रहा है, और शुरू में ही हमें दिशा पर फोकस कर दिया था, तो वहां अल्फा क्या आया था? 0। चित्र बना के जब समझा रहे थे तो अल्फा कितना आ गया था? 0 आ गया था। तो गौर से देखना, यहां पर भी अल्फा 0 फार्मूला से भी निकलने वाला है। गौर से आप देखिए और बात सुनिएगा। तो चलिए थोड़ा सा मैं इसको और ऊपर करके आपको बताने का कोशिश करता हूं। प्यारे बच्चों गौर से देखना, यहां पर मैं लिखने जा रहा हूं डायरेक्शन। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। हिंदी समझ गए आप लोग? कोई दिक्कत? क्या वो हिंदी हुआ? बोलिए तो। परिणामी सदिश का दिशा। परिणामी सदिश का दिशा। और उसको बताने के लिए सिंबल आपके पास क्या था? अल्फा। और अल्फा का फॉर्मूला क्या था? 10 इनवर्स बी साइन थीटा की जगह क्या लिखोगे आप लोग? 0 डिग्री बटे ए प्लस बी कॉस थीटा की जगह क्या लिखोगे? 0। क्योंकि थीटा एक बार 0 हमको दिख चुका है शुरू में ही। जब थीटा 0 दिख चुका है तो फिर हम लोग यहाँ पर बार बार उसको चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, कैलकुलेशन करिएगा तो लिखिएगा आप लोग 10 इनवर्स बी इंटू साइन 0 का मान 0 बाय ए प्लस बी कॉस 0 का मान 1। तो खूब अच्छा से देखो आप लोग, बी गुना 0 0 0 बटे कुछ भी 0। तो यहां से हमारा जवाब हो गया सर 10 इनवर्स 0। क्या आप लोग इसका मतलब समझते हैं? अभी बहुत सारे बच्चों ने मैथमेटिक्स में इनवर्स नहीं पढ़ा होगा, तो नहीं पढ़ा होगा जो बच्चे, वो इसका मतलब नहीं समझते होंगे। मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में आपको दिमाग में हिट कराना चाहता हूं। जब कभी भी आपके लाइफ में टेन इनवर्स, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स आ जाता है तो उसका मतलब होता है कि ये 10 में कितना डिग्री का मान 0 होता है। यदि यहाँ लिखा रहा था साइन इनवर्स 0, तो साइन में कितना डिग्री का मान 0 होता है। यदि कॉस इनवर्स 0 रहता तो कॉस में कितना डिग्री का मान 0 होता है, यही आपको बताना पड़ेगा। तो लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कौन सी? 10। तो 10 इनवर्स 0 मतलब 10 में कितना डिग्री का मान 0 होता है? आप सारे बच्चे में से कोई बताओ जल्दी से। 10 में कितना डिग्री का मान 0 होता है? कोई बच्चे ऑनलाइन में जल्दी बताओ। राजू कुमार हिल्स हिसार, क्या कर रहा है रे?
मेरा क्वेश्चन का जवाब नहीं दे रहा, लोग आपस में गप खिसा कर रहा है। अक्षय कुमार ने 0 कहा, हिमांशु कुमार ने 90 डिग्री कहा। हिमांशु बाबू आप गलत हैं, अक्षय कुमार सही है। चलिए आइए, तो tan इनवर्स 0 आपका जो है 0 होता है। तो यहाँ पर हमको याद रहना चाहिए, tan में 0 डिग्री का मान 0 होता है, इसलिए अल्फा का मान क्या आ गया? 0। याद करो, शुरू में ही मैंने फिगर में दिखाया था कि जब थीटा घटाते घटाते 0 कर दिया था तो अल्फा भी क्या हो गया था? 0। इसका मतलब ये हुआ था कि वेक्टर आर का दिशा वेक्टर ए के दिशा में था कि नहीं था? चित्र में दिख रहा है, थीटा भी 0 तो अल्फा 0, मतलब वेक्टर ए यदि पूरब है तो वेक्टर आर का भी दिशा किधर होगा? पूरब होगा। तो जहां पर भी आपको अल्फा का मान 0 आ जाता है प्यारे बच्चों, वहां पर आपका कहना होगा, यहां से आप कहोगे एकदम आराम से, अर्थात 0 होने का मतलब हमारा मन समझेगा, अर्थात वेक्टर आर का दिशा वेक्टर ए के दिशा के अनुदिश 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 को अंग्रेजी में कहते हैं एलोंग। बहुत बार लिखना होगा फिजिक्स में, ALONG, एलोंग। अनुदिश एलोंग होता है। अब यहां पर वेक्टर ए जो मैं ले रहा था आपके चित्र में शुरू से, वो पहला वेक्टर था, फर्स्ट वेक्टर था। तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि वेक्टर आर का दिशा वेक्टर ए के दिशा में है। फिर मैं ये भी घुमा फिरा के बोल सकता हूं कि वेक्टर ए और बी दोनों पूरब है। तो ए के दिशा में बोले तो क्या बी का दिशा नहीं होगा? तो बी का भी दिशा हो सकता है। तो जब ए और बी दोनों पूरब की ओर है, एक ही दिशा में है, सेम डायरेक्शन में है, तो रिजल्टेंट भी सेम डायरेक्शन में होगा। मतलब ए का दिशा भी बोल सकते हैं और बी का दिशा भी बोल सकते हैं, लेकिन जनरली हम पहला वेक्टर पर फोकस करेंगे, क्योंकि वेक्टर आर मेरा पहला वेक्टर ए के साथ अल्फा कोण बनाता था, और जैसे अल्फा 0 हो गया मतलब आर का दिशा वेक्टर ए के दिशा में होगा। तो ये स्पेशल केस 1 में इतनी सारी बातें हुई। तो आज के बाद आपको यदि पूछा जाएगा कभी भी अल्फा बराबर 0 आ जाएगा कैलकुलेशन करने के बाद, तो आप बच्चों का मन क्या समझेगा? वो आपका बच्चों का मन समझेगा परिणामी सदिश आर का दिशा वेक्टर ए के दिशा में होगा। वेक्टर ए, इसमें से दो सदिश में से पहला सदिश को हम लोग वेक्टर ए मान रहे थे। रेडी? चलिए, अब आप इसको लिख लिए होंगे। अब लिखने के बाद आप बच्चों को यहाँ पर सब भाई गोतिया मिलजुल के चलिए ना। एक परिवार में 10 आदमी है तो 10 आदमी का सोच एक जैसा नहीं होता है। कोई थोड़ा सा स्लो चलता है, कोई थोड़ा सा तेज चलता है। व्यवहारिकता यही कहता है कि सबको मिलजुल के चलना चाहिए। तो बढ़े आगे। लेकिन जब हम भविष्य में कंपटीशन की ओर जाएंगे, वहाँ व्यवहारिकता नहीं देखा जाता है। वहाँ जितना लताड़ मार सकते हैं, लंगी मार के गिरा सकते हैं। आपके बगल में बैठा हुआ पड़ोसी है, उसको तुरंत एक दो क्वेश्चन गलत बता दीजिए, वह कम्पीट नहीं करेगा और आप कम्पीट कर जाओगे। वहाँ पर जितना दुश्मनी निभा सकते हो, कंपटीशन में दुश्मनी निभाया जाता है। यूनिवर्सिटी एग्जाम, कॉलेज एग्जाम में जितना प्यार से मिलजुल के लिखिए अच्छा है, लेकिन कंपटीशन में हर एक विद्यार्थी एक दूसरे का दुश्मन होता है। 10 चेयर है और उसमें हजारों लोग बैठने के लिए दौड़ते हैं, तो आप अब दोस्तियारी निभाओगे तो आपका दोस्त बैठ जाएगा, आप पीछे में खड़े रह जाएंगे। तो कंपटीशन में कोई दोस्त नहीं होता है, लेकिन यूनिवर्सिटी, बोर्ड, कॉलेज एग्जाम में हम सभी दोस्त होते हैं। चलिए, एक बहुत अच्छी बात मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं हम लोग स्पेशल केस 2 में। अब आपके पास समय का अभाव है, हम लोग जल्दी से पढ़ेंगे स्पेशल केस 2। क्या पढ़ेंगे? स्पेशल केस 2। तो चलिए देखिए, यहाँ पर स्पेशल केस 2 पर फोकस शुरू करते हैं। लिखने में देरी नहीं करेंगे, फटाफट लिखेंगे। स्पेशल केस 2 कहता है, जब दो सदिश, तेजी लिखिए, हम बोल रहे हैं, दो सदिश, 2 वेक्टर्स एक दूसरे के
एक दूसरे के विपरीत विपरीत दिशा को अंग्रेजी में कहेंगे अपोजिट डायरेक्शन। एकदम ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, अपोजिट डायरेक्शन में हो तो उनके बीच का एंगल थीटा बराबर 180 बोलेंगे, 180 डिग्री होता है। और परिणामी सदिश रिजल्टेंट वेक्टर का परिमाण मैग्नीट्यूड महत्तम होता है, नहीं न्यूनतम होता है, न्यूनतम मिनिमम होता है। चलिए जल्दी से लिखकर इस बात को एक बार पढ़िए जल्दी से। अभी आप लोग कुछ देर पहले देखा कि मैक्सिमम होता है, अब आप देख रहे हो कि क्या होता है, मिनिमम होता है। कब? जब दो सदिश एक दूसरे के विपरीत में है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तब। तो यहाँ पर दो सदिश अपोजिट डायरेक्शन में है, विपरीत दिशा में है, तो हम बच्चों को दिमाग में सेट है कि उसका जो रिजल्टेंट है वह रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिनिमम होता है, न्यूनतम होता है। जब आप लोग देखे थे सेम डायरेक्शन में है तो थीटा 0 डिग्री लिए थे, अपोजिट डायरेक्शन में है, विपरीत दिशा में है, तो थीटा हमारा यहाँ दिख रहा है 180 डिग्री। इसको चित्र के द्वारा समझेंगे। इसका मतलब यहाँ पर हुआ, यदि एक सदिश मेरा पूरब है तो दूसरा सदिश क्या होगा? पश्चिम। एक सदिश पूरब तो दूसरा क्या होना चाहिए? पश्चिम। तब उनके बीच का कोण 180 बनेगा। आइए उसको हम लोग देखते हैं जल्दी से। तैयार है आप लोग? लिख लिया आपने इसको? तो चलिए इसको ऊपर उठा देते हैं, अब उस पर हम लोग चर्चा शुरू करते हैं। तेजी से थोड़ा सा देखेंगे आप लोग। यहाँ पर आप देखोगे गौर से चित्र में, यह एक सदिश आपका वेक्टर ए है, उसका ये यहाँ पर टेल पॉइंट है और यहाँ पर हेड पॉइंट है। अब टेल पर टेल यहाँ रख देंगे तो समांतर चतुर्भुज नियम हो जाता है। यहाँ पर दूसरा सदिश तुम्हारा इसे दिखा देंगे, वेक्टर बी इसको दिखा देंगे। तो ए का दिशा यदि पूरब बोलेंगे तो बी का दिशा पश्चिम होगा कि नहीं होगा? तो आप कल्पना करो, यदि बी लाइन तुम्हारा ऐसे होता तो यह इतना बड़ा कोण थीटा होता कि नहीं होता? बी का दिशा इधर हो जाता तो थीटा बढ़ जाता कि नहीं? तो बी का दिशा इधर हो जाता तो थीटा और बढ़ जाता कि नहीं? बी का दिशा इधर हो जाता तो थीटा और बढ़ जाता कि नहीं? तो जब वो बी का दिशा उल्टा हो गया जस्ट, तो पूरा थीटा कितना हो गया? 180 हो गया। समझ में बात आया? चलिए बहुत सुंदर बात, इसको आपने फटाफट समझ लिया, बहुत अच्छी बात है। तो निश्चित रूप से ये कोण आपका 180 डिग्री का बन जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर थीटा का मान आपने 180 डिग्री सोच के रख लिया। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा। तो देखोगे गौर से, यहाँ पर वेक्टर ए तथा वेक्टर बी का परिणामी सदिश, लिखने में कंजूसी नहीं, परिणामी सदिश रिजल्टेंट वेक्टर आपसे पूछा जाए तो आप लोगों के पास इसका जवाब होगा रिजल्टेंट वेक्टर कितना होगा। तो उसका सिंबल आपके पास है वेक्टर आर, जो हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी।
रिजल्टेंट वेक्टर जब भी लिखना है इसी स्टाइल में लिखते हैं, क्योंकि दो सदिशों के योग को ही परिणामी सदिश कहा जाता है। यदि दो सदिश के योग को परिणामी सदिश कहते हैं तो वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हम लोग बोलेंगे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से गौर से देखना है हम लोगों को। तो यहाँ पर भी इस आर में फिर दो बातें होगा, परिमाण एवं दिशा। अब थोड़ा सा लैंग्वेज कम देते हैं और शॉर्टकट में लिखते हैं, आप लोग जवाब दीजिएगा। अब इसका परिमाण यदि लिखना हो तो आपको जरूरत पड़ेगा, अभी जब कैलकुलेशन करेंगे तो कॉस 180 डिग्री का आपको जरूरत पड़ने वाला है। कितने बच्चे हमको कॉस 180 का मान बताएंगे? जल्दी से बताइए। तो चैट बॉक्स को देखते हैं कौन कौन बच्चे बता पाते हैं। जो भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं जल्दी बताइए, क्लास कैसा लग रहा है, लाइक कीजिए और कॉस 180 डिग्री का मान जल्दी बताइए। वेरी गुड। आयुष कुमार का जवाब सही लग रहा है, विशाल कुमार का जवाब गलती दिख रहा है बाबू। जिन जिन बच्चों को ऑनलाइन का फी पूछना है फोन करके पूछिएगा, क्योंकि चैट बॉक्स में देखते हैं बच्चे फोन करके लिख के पूछ रहे हैं। 7:30 बजे रात में आप फोन करके पूछिएगा जिनको भी पूछना है। जैसे क्लास स्टार्ट होता है तो सामने में आपका मोबाइल नंबर लिखा रहता है, बहुत जगह मिल जाएगा। चलिए, मैक्सिमम बच्चों का जवाब सही है, कुछ कुछ बच्चों से गलती हो गया है। तो कॉस 180 का मान -1 होता है और साइन 180 का भी आपको जरूरत पड़ने वाला है। अभी इसका मान कितना होगा? तो इसका आंसर होता है 0। अब देखिए गौर से, पढ़ रहे हैं फिजिक्स, क्या मैथ का चीज पूछ रहा हूं मैं या नहीं? तो कब मैं शुरू में ही बोला हूं कि बिना मैथ के से फिजिक्स एक भी कदम नहीं चलेगा। मैथ का छोटा छोटा चीज हर बच्चों को जानकारी में रखना पड़ेगा, तभी आप फिजिक्स बहुत स्टैंडर्ड तरीके से समझ भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। तो मैं अब परिमाण का बात करूं तो ध्यान देंगे, डायरेक्ट लिख दूंगा मैं, परिमाण लिखूंगा परिणामी सदिश का। तो आर बराबर आपके पास फार्मूला है, लिखेंगे इस तरह से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का मान कितना सोचे हम लोग? 180। यहाँ पर थीटा 180 पुट करेंगे। और आप लोगों ने देख चुका अभी तुरंत, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो रहा है, उसको तो आप प्यार से सुनने का कोशिश करेंगे। रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू -1 पुट करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिएगा आर बराबर आपका हो गया सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab होगा। जल्दी बोलिए, यहाँ प्लस माइनस गुणा करेंगे हो जाएगा, अंडर रूट में आपका है। अब ये जो चीजें आप देख रहे हो प्यार से देखना, ये क्या मैं a माइनस बी लिख सकता हूँ? कंफर्म? तो सर ये हो सकता है, यहाँ रिजल्ट हो जाएगा a माइनस बी, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया। ये देख, ध्यान देना, बहुत अच्छा चीज मैं लिखने वाला हूं अभी। यहाँ पर ये लाइन जो आपने लिखा ये तभी लिखेंगे जब वेक्टर ए का परिमाण बड़ा होगा वेक्टर बी के परिमाण से। जल्दी बोलो है या ना? जब ए बड़ा का परिमाण बड़ा होगा बी से, मतलब ए का मान मान लो 8 है और बी का मान मान लो 6 है, तो वैसे केस में ए बड़ा है बी से, तब हमारा ये रिजल्ट होगा। लेकिन फिर देखना, मैं एक नया चीज लिखने जा रहा हूं, यहाँ पर एक नया चीज लिखने जा रहा हूं, गौर से सुनकर लिखने का सोचने का जरूरत होगा। आर इक्वल टू रूट अंडर, मैं बी माइनस ए का भी होल स्क्वायर लिख सकता हूं। ए स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab को मैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूं। मेरी मर्जी होगी तो मैं बी माइनस ए का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूं। तो वैसे केस में यहाँ पर आपको b माइनस ए हो जाएगा। तो ये लाइन जो मैं लिखा, ये लाइन उस समय यूज करोगे आप लोग, मैं दिखाता हूँ यहाँ पर, गौर से देखना। जब, अब समझ गए होंगे आप लोग, जब b का परिमाण बड़ा हो, इससे
ए के परिमाण से, ए के मैग्नीट्यूड से बड़ा होगा तब मैं ये लाइन लिखूंगा। मतलब आर बराबर ये भी संभव है, आर बराबर ये भी संभव है आपका, और आर बराबर ये भी संभव है। तो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देख के मुझे पता चल जाएगा कि आर ए बड़ा है या बी बड़ा है। अभी लेकिन जो फिगर बनाए हैं उसमें आपको दिख रहा है कौन है, ए बड़ा है। कौन सी ए बड़ा है? तो हम लोग अभी किसको वैल्यू देंगे, इस बात को हम लोग वैल्यू देंगे। अभी इसके अनुसार हम लोग काम करेंगे और इसका वैल्यू हम लोगों के पास होगा, हम लोग इसको लेके चलेंगे। ठीक है, तो गौर से देखिएगा। तो यहाँ आर बराबर हो गया ए माइनस बी या बी माइनस ए, हमको कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ पर। तो अब ये जो रिजल्ट है दोनों के बीच घटाव हुआ है कि जोड़ हुआ है? घटाव होने के बाद जो घटने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो महत्तम होगा कि न्यूनतम होगा? तो सर ये न्यूनतम होगा। यहाँ पर जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट मिनिमम कहेंगे। आप क्या कहेंगे? मिनिमम कहेंगे। तो अब आप बच्चों से कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि रे बाबू हाँ वेक्टर पढ़ा, एडिशन पढ़ा, यस, तो बताओ तो जल्दी से, दो वेक्टर क्वांटिटी का जोड़, एडिशन, रिजल्टेंट मिनिमम होता है कब? तो आप बच्चों का जवाब होगा कि जब वो दोनों सदिश एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो। बोलेंगे या नहीं? चलिए, बहुत सुंदर बात। तो आपने इतना बात देखा गौर से, लेकिन एक चीज मैं आपको दिखाता हूं। 90% बच्चे एक चीज में गलती करता है, वो मैं आपको बता रहा हूं, आप दोबारा गलती नहीं करेंगे। हिंट्स देखिएगा, यहाँ पर दो सदिश अपोजिट में भी है, फिर भी मैं रिजल्टेंट लिखा हूं। तो वेक्टर आर बराबर क्या लिखा हूं? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी लिखा हूं ना। तो आप चले आइए, जरा सा बैक गियर लगाइए। तो यहाँ पर भी देखिएगा दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में दिखाए हैं, फिर भी रिजल्टेंट वेक्टर आर बराबर क्या लिखे हैं? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। मतलब स्पष्ट हो गया, दो सदिश समान डायरेक्शन में हो कि विपरीत दिशा में हो कि लंबवत हो कि तिरछा हो, कोई मतलब नहीं। रिजल्टेंट वेक्टर वेक्टर आर बराबर हमेशा लिखेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब उसका मैग्नीट्यूड प्लस में आ जाए, मैग्नीट्यूड माइनस में आ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन रिजल्टेंट वेक्टर हमेशा ऐसा ही लिखेंगे। आज बोल दिया, आपको याद हो गया, लेकिन मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा 2 से 3 दिन के अंदर कि आप उसको भूल गए, और जब पूछेंगे आपसे गलती आंसर आएगा। तो मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा। जो भी बात बोलूंगा कि आपसे गलती होगा तो गलती करवाएंगे, और गलती आप कर दीजिएगा बिना टेंशन का। अब देखिए ग्रासा, एक छोटा सा चीज और बच गया है मेरे को एक्सप्लेन करने के लिए। परिमाण के साथ क्या होना चाहिए? दिशा। माय डियर बच्चों, अब दिशा पर मैं जरा सा फोकस करूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब ये दिशा भाई साहब से मुलाकात करते हैं हम लोग। तो दिशा के लिए आप क्या लिखना चाहोगे? आप लिखोगे डायरेक्शन ऑफ, डायरेक्शन ऑफ, बोलिए, रिजल्टेंट वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो उसके आप क्या कैलकुलेट करोगे? अल्फा। तो अल्फा कैलकुलेट करोगे, फॉर्मूला बोलो आप लोग। फॉर्मूला लिख लिया आपने? और अभी तो थीटा कितना था आपका? 180। तो थीटा साइन हटा के, थीटा हटा के यहाँ लिखेंगे 180 डिग्री। यहाँ भी थीटा हटा के क्या लिखेंगे? 180 डिग्री। आपको याद है कुछ देर पहले मैंने साइन 180 कॉस 180 लिखा था, तो साइन 180 का मान 0 लिखा था, याद है क्या? वेरी गुड, बहुत ज्यादा आप लोग को याद रह रहा है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन भूलना भी नहीं है। साइन 180 मतलब 0 हो गया बटे ए प्लस बी, लेकिन कॉस 180 -1 है। तो बस कुछ भी नीचे हो कोई मतलब नहीं, 0 गुना बी 0, 0 बटे समथिंग 0। तो यहाँ पर आपका हो गया tan इनवर्स 0। सर केस 1 में और केस 2 में क्या आ गया? केस 1 में भी अल्फा 0 आया था सर, है अब देखो यहाँ भी क्या आने वाला है, यहाँ भी सर अल्फा आपका 0 ही आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि मैं क्या करूं, कैलकुलेशन किया, कैलकुलेशन किया तो रिजल्ट आया tan इनवर्स 0। मतलब वो पूछ रहा हमसे कि tan में कितना डिग्री का वैल्यू 0 होता है, तो मैं बताने के लिए तैयार हूं अल्फा बराबर 0 डिग्री।
सर यहाँ भी तो वही हुआ। फिर आप मुझसे पूछिएगा कि सर अल्फा का मान 0 आ गया तो रिजल्टेंट वेक्टर आर का दिशा किधर होगा। तो आपको याद है जो वहां लिखे थे वही यहाँ लिखेंगे। गौर से देखिएगा वहां क्या लिखे थे, अल्फा 0 आने पर वेक्टर आर का दिशा वेक्टर ए के दिशा के अनुदिश होता है। अब यहाँ भी वही लिखेंगे, लेकिन बाबू लोग गौर से देखना, यहाँ पर मैं आपको बोला था दो बात, ए बड़ा भी हो सकता है बी से और बी ए से बड़ा हो सकता है। तो ये बात को गौर से विचार करो, बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है। बचवा लोग शुरू में नहीं देखता है, जब बाद में कभी फंसता है बड़े बड़े कैलकुलेशन में तब सोचता है कि ओ उस दिन सर बोले थे, हम लोग बहुत ध्यान नहीं दिए, इसलिए अब ये ध्यान दे दीजिए। जब दो सदिश को जोड़ेंगे और दोनों विपरीत दिशा में होंगे तो मुझे बहुत जरूरी से ध्यान देना है कि बड़ा उसमें से कौन है, और जो बड़ा होगा उसी को मेरा मन फर्स्ट मानेगा। या बी बड़ा होगा तो बी को फर्स्ट मानेंगे, ए बड़ा होगा तो ए को फर्स्ट मानेंगे। और तब अल्फा बराबर 0 का मतलब होगा कि यहां से मैं बताना चाहूंगा, ये लाइन कहता है अर्थात वेक्टर आर का दिशा बड़ा सदिश जो भी होगा दोनों में बड़ा सदिश के अनुदिश। अब कल्पना करो, तुम लोग जल्दी से बताना हमको एक छोटा सा उदाहरण। रेडी हो? मैं अपने दोनों हाथ को फैला दिया और कहा दो बच्चे आ जाओ। दोनों बच्चे हमको निमंत्रण दो अपने अपने घर में भोज खिलाने के लिए। एक बच्चा आएगा हाथ पकड़ खींचेगा, गुरुजी चलिए हम खीर पूड़ी खिलाएंगे। और दूसरा दोस्त आया इधर, हाँ सर मॉडर्न युग में खीर पूड़ी का वैल्यू नहीं है, चाउमीन खिलाएंगे चलिए आपको। भाई मेरे दो बच्चों ने दो विपरीत दिशा में बल लगाया, एक ने बल लगाया 100 न्यूटन और दूसरे ने बल लगाया 80 न्यूटन। कितना लगाया? 80 न्यूटन। तो ऐसे केसेस में आप बच्चे देखना गौर से, मैं किधर खिंचाऊंगा? जिधर अधिक बल लगा था वही हुआ। परिणामी बल का दिशा किधर होगा? जिधर बड़ा बल होगा। आई बात समझ में? यस सर। अब देखो गौर से, एक ने लगाया था 100 न्यूटन और दूसरे दोस्त ने लगाया 80 न्यूटन, तो मैं कितने बल का अनुभव करूंगा? तो विपरीत दिशा में हुआ ना, तो तुरंत घटा दीजिए ना, इतना देरी का। 100 घटाओ 80 बराबर 20। मैं 20 न्यूटन का अनुभव करूंगा। वो 20 न्यूटन का दिशा किधर? जिधर बड़ा बल होगा। मतलब मैं जो खिंचाऊंगा वो 20 न्यूटन बल से मैं खिंचाऊंगा और वो 20 न्यूटन बल बड़ा की और उसका दिशा होगा। मतलब वही 20 न्यूटन परिणामी बल होगा। क्या होगा? परिणामी बल का मान होगा 20 न्यूटन और वो बड़े बल की अनुदिश होगा। तो बात समझ में आया? चलिए इतना सा बात याद रखिएगा, फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में। बाय बाय।